नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं मौत का खेल। शहर की चकाचौंध से लगभग 20 मील दूर एक घने और सूखे जंगल के बीच खड़ी थी काली कोठी। ये हवेली किसी जमाने में राजसी ठाट बाट का प्रतीक थी, लेकिन आज वो केवल एक डरावनी याद बनकर रह गई थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार साल 1850 में यहाँ के अंतिम जमींदार ने अपनी युवावस्था और अपार धन वापस पाने के लिए रक्त पिशाच की साधना शुरू की थी। कहा जाता है कि उसने एक ही रात में अपने परिवार के 15 सदस्यों की बलि चढ़ा दी थी। बलि देने के बाद वो खुद भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, लेकिन हवेली की दीवारों ने उन चीखों को अपने भीतर सोख लिया। दशकों बीत गए, लेकिन हवेली का सन्नाटा कम नहीं हुआ। जो कोई भी वहां रुका, या तो वो पागल हो गया या उसका शव अगली सुबह हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं में तैरता मिला। शहर के लोग उस रास्ते से गुजरते समय अपनी आंखें बंद कर लेते और कानों में रुई ठूस लेते थे। लेकिन 2026 के इस दौर में, जहां व्यूज और टीआरपी ही एकमात्र धर्म बन चुके थे, विक्रम मल्होत्रा जैसे लोगों के लिए ये कहानियां केवल एक व्यापारिक अवसर थीं। विक्रम एक ऐसा टेलीविजन प्रोड्यूसर था जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि रेटिंग्स दौड़ती थीं। उसका पिछला शो फ्लॉप हो चुका था और वो दिवालिया होने की कगार पर था। उसने एक दिन अपनी टीम के साथ मीटिंग में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, लोग अब बनावटी डरावनी कहानियों से ऊब चुके हैं, उन्हें असली डर चाहिए, उन्हें मौत का तमाशा देखना है। उसने काली कोठी को अपने नए रियलिटी शो का केंद्र बनाने का फैसला किया। शो का नाम रखा गया मौत का खेल। विक्रम ने अपने रसूख और पैसों का इस्तेमाल कर प्रशासन के उन अधिकारियों के मुंह बंद कर दिए जो इस हवेली को खतरनाक बता रहे थे। उसने कागजों पर यह दिखाया कि वो सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है, जबकि असल में वो केवल एक नरसंहार की तैयारी कर रहा था। पूरे देश में ऑडिशन शुरू हुए। विक्रम ने जानबूझकर ऐसे 15 लोगों को चुना जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि। आर्यन, एक पूर्व बॉक्सर जो अपनी बहन के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहता था। समीरा, एक संघर्षशील अभिनेत्री जो प्रसिद्धि की भूखी थी। रोहन, एक युवक जो जुए के कर्ज में डूबा हुआ था और वसूली एजेंटों से जान बचाता फिर रहा था। इसी तरह कुल 15 प्रतिभागी, जिनमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं, इस खौफनाक खेल का हिस्सा बने। विक्रम ने उन्हें एक आलीशान होटल में बुलाया और ब्रीफिंग दी। दोस्तों, ये केवल एक रात की बात है। सूरज उगते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। हवेली में भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस आपका मन आपको डराएगा। जो इस डर को जीत लेगा वही विजेता होगा। शूटिंग की रात आ पहुंची। हवेली के बाहर ओबी वैन और सैकड़ों जनरेटरों का शोर था। विक्रम ने अपने कंट्रोल रूम में बैठकर 50 से अधिक स्क्रीन्स को चेक किया। हर प्रतिभागी को एक छोटे बक्से में बंद कर उनके कमरों तक ले जाया गया। जैसे ही प्रतिभागियों ने हवेली के भीतर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। वहां की हवा में पुरानी धूल नहीं बल्कि कुछ जलने की गंध थी। दीवारों पर लगे हुए पुराने पोर्ट्रेट्स की आंखें जैसे उन्हें हर कदम पर फॉलो कर रही थीं। विक्रम ने माइक पर चिल्लाकर आदेश दिया, दरवाजे लॉक कर दो, चाबियां बाहर फेंक दो, शो टाइम। भारी लोहे के दरवाजों के बंद होने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये केवल एक शो की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उन 15 जिंदगियों के अंत का पहला अध्याय था। विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, पर उसे ये नहीं पता था कि काली कोठी के असली मालिक ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया था। रात के 10 बजते ही हवेली के चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा गया कि खुद की सांसें भी शोर महसूस होने लगी। विक्रम मल्होत्रा ने कंट्रोल रूम में बैठकर अपनी टीम को आदेश दिया, कैमरा एंगल बदलो, मुझे उनके चेहरों पर खौफ की एक एक लकीर साफ देखनी है। हवेली के हर कमरे को एक डिजिटल टॉर्चर सेल में तब्दील कर दिया गया था। हर प्रतिभागी के पास केवल एक छोटी टॉर्च, एक बोतल पानी और वो रहस्यमयी ब्रेसलेट था। विक्रम ने माइक पर अपनी भारी आवाज में निर्देश दिया, नियम याद रखें, अगर आपने ब्रेसलेट का लाल बटन दबाया तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन आप 1 करोड़ रुपए और अपनी इज्जत दोनों हार जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं मौत के खेल के लिए? प्रतिभागियों ने कांपती आवाजों में हाँ कहा। वो एक दूसरे से माइक के जरिए बात कर सकते थे, जिससे उन्हें थोड़ा हौसला मिल रहा था।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विक्रम ने उनके बीच के संचार को रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि दर्शकों को उनका मानसिक टूटना दिखाया जा सके। इस खेल की सबसे बड़ी सच्चाई वो ब्रेसलेट था। विक्रम ने प्रतिभागियों को बताया था कि ये उनकी लाइफलाइन है, लेकिन हकीकत में वे बटन केवल डमी थे। उनका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गेट से कोई संबंध नहीं था। विक्रम का प्लान था कि अगर कोई डर के मारे बटन दबाता भी है तो उसे कुछ समय तक और अंदर तड़पने दिया जाए, ताकि शो की रेटिंग्स बढ़ सकें। उसने सुरक्षा टीम को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो कोड रेड न कहे, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। रात के 11:30 हुए। माहौल बदलने लगा। थर्मल कैमरों में अचानक कुछ अजीब हीट सिग्नेचर दिखने लगे। मॉनिटर नंबर 5 पर, जहां एक युवा एथलीट आकाश बैठा था, वहां उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति एक लंबे काले साए जैसी थी, जिसके पास कोई चेहरा नहीं था। मैम, सर, क्या आपने कुछ सुना? आकाश की आवाज स्पीकर पर गूंजी। वो अपने कमरे के कोने की ओर टॉर्च मार रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। तभी कमरा नंबर 12 में बैठी रिद्धि ने चिल्लाया, मेरे कमरे की दीवारें हिल रही हैं, यहां से बदबू आ रही है, सड़े हुए मांस जैसी बदबू। उसने पागलों की तरह अपना ब्रेसलेट दबाना शुरू किया। लाल लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन वो तो 3.5 इंच मोटे ठोस लोहे का था। अचानक हवेली की बिजली गुल हो गई। अब केवल बैकअप पर चल रहे नाइट विजन कैमरे ही काम कर रहे थे, जो पूरी हवेली को एक डरावने हरे रंग में दिखा रहे थे। कमरा नंबर 7 में बैठा समीर अचानक शांत हो गया। वो कैमरे की ओर पीठ करके बैठ गया और अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ने लगा। कैमरे पर दिख रहा था कि उसकी गर्दन एक सामान्य इंसान की सीमा से कहीं ज्यादा मुड़ चुकी थी। उसकी हड्डियां टूटने की चटक चटक आवाजें माइक्रोफोन में साफ सुनाई दे रही थीं। विक्रम के असिस्टेंट ने घबरा कर कहा, सर, समीर की हालत देखिए, हमें दरवाजा खोलना चाहिए, वो मर जाएगा। विक्रम ने उसे झिड़क दिया, बेवकूफ, ये एक्टिंग है। वो जानता है कि कैमरा उसे देख रहा है। ये टीआरपी का सोना है, इसे रिकॉर्ड करो। रात के 1 बजते ही चीखें सामूहिक रूप से गूंजने लगी। प्रतिभागी अब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विक्रम ने जानबूझकर उनके स्पीकर्स बंद कर दिए थे, ताकि वो और अधिक अकेला और डरा हुआ महसूस करें। वे सब अब अपने अपने कमरों में कैद थे और उनके सामने उनकी अपनी मौत नाच रही थी। किसी के कमरे में छत से खून टपक रहा था, तो किसी के बेड के नीचे से काले हाथ निकल रहे थे। ये कोई मतिभ्रम नहीं, बल्कि काली कोठी ने अपने शिकारों को जकड़ना शुरू कर दिया था। प्रतिभागियों के ब्रेसलेट की लाइटें अब एक साथ ब्लिंक कर रही थीं। 15 लोग, 15 पैनिक बटन, लेकिन बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं। विक्रम मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इतिहास रच रहा है। उसे क्या पता था कि वो इतिहास नहीं, बल्कि एक शमशान लिख रहा है, जिसमें उसकी अपनी चिता की लकड़ी भी तैयार हो रही थी। रात के 2 बज चुके थे। मौत का खेल अब अपने उस दौर में पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। टीवी स्क्रीन पर लाखों दर्शक सांस रोककर देख रहे थे कि कैसे इंसान का दिमाग डर के मारे जवाब देने लगता है, लेकिन जो वे देख रहे थे वो मानवीय डर से कहीं परे था। विक्रम मल्होत्रा के कंट्रोल रूम में लगे 15 मॉनिटर्स अब किसी नरक के झरोखों जैसे लग रहे थे। अचानक हवा में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी मशीन या इंसान की नहीं थी। ये एक भारी, फटी हुई आवाज थी जो हवेली के पत्थरों से निकल रही थी। कमरा नंबर 4। सबसे पहली और भयानक घटना नेहा के कमरे में हुई। नेहा, जो एक साहसी जिम इंस्ट्रक्टर थी, अचानक अपने कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी नाइट विजन फुटेज में दिख रहा था कि उसके पीछे एक साया धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल रहा था। वो साया लंबा, झुर्रियों भरा और इंसानी शरीर से 2 गुना बड़ा था। अचानक नेहा का शरीर किसी अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ ऊपर की ओर खिंचने लगा। वो छत से जा टकराई। माइक्रोफोन में उसकी पसलियों के टूटने की आवाज कड़क कड़क साफ सुनाई दी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ गई। कैमरे में कैद हुआ कि उसके चेहरे पर किसी ने अपने नाखून गड़ा दिए थे, जबकि वहां उसके सिवा कोई और नहीं दिख रहा था। वो हवा में लटकी हुई पागलों की तरह अपना पैनिक बटन दबा रही थी, लेकिन बटन की लाल रोशनी अब उसकी मौत की उल्टी गिनती लग रही थी। तभी बाकी कमरों में भी तबाही शुरू हो गई। ये मास हिस्टीरिया नहीं, बल्कि एक रूहानी नरसंहार था। कमरा नंबर 9। यहां बैठा रोहन अचानक अपनी ही उंगलियां चबाने लगा। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक भयावह मुस्कान थी। वो कैमरे की ओर देखते हुए अपनी खून से सनी उंगलियों से दीवार पर कुछ लिखने लगा, बलिदान। कमरा नंबर 6। यहां एक प्रतिभागी ने अपनी टी-शर्ट फाड़ दी और खुद को दीवार से इतनी जोर से टकराना शुरू किया कि दीवार पर उसके सिर का मांस चिपक गया।
हर बार टकराने पर वो एक अजीब सी जानवरों जैसी आवाज निकाल रहा था। विक्रम का असिस्टेंट, जो अब तक सन्न था, चिल्लाया, सर, ये लोग खुद को मार रहे हैं, गेट खोलिए, ये एक्टिंग नहीं है, ये सामूहिक आत्महत्या है। विक्रम की आंखें लाल थीं। वो सम्मोहित सा उन स्क्रीन्स को देख रहा था। नहीं, रुक जाओ, देखो टीआरपी कहां पहुंच गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है, हम इतिहास बना रहे हैं। विक्रम का लालच अब पागलपन की हदें पार कर चुका था। अचानक हवेली के गलियारों में लगे स्पीकर से एक चीख गूंजी। ये उन 15 लोगों की मिलीजुली चीख थी। उसी वक्त सभी प्रतिभागियों के ब्रेसलेट से एक तेज बीप की आवाज आई। वो पैनिक बटन जो उनकी रक्षा के लिए था, अब उनके शरीर को बिजली के झटके देने लगा। विक्रम ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था, लेकिन हवेली की ऊर्जा ने उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ब्रेसलेट्स अब जलकर उनकी कलाइयों की खाल में धंसने लगे थे। तभी मॉनिटर नंबर 1 पर आर्यन दिखा। वो बॉक्सर जो अपनी ताकत पर नाज करता था, अब फर्श पर रेंग रहा था। उसके शरीर पर ऐसे निशान उभर रहे थे जैसे कोई उसे कोड़े मार रहा हो। हवा में कोड़ों की चटाक चटाक आवाजें गूंज रही थीं, पर प्रहार करने वाला गायब था। आर्यन ने कैमरे की ओर देखते हुए अपने मुंह से खून थूका और बुदबुदाया, वो आ गया है, जमींदार आ गया है। अगले 10 मिनटों में जो कुछ हुआ उसने दर्शकों की रूह कपा दी। हवेली के भीतर की लाइटें एक बार फिर भड़कीं और हर कमरे में वही काला साया एक साथ दिखाई दिया। प्रतिभागियों की चीखें अचानक बंद हो गईं। अब केवल एक ही आवाज आ रही थी, भारी कदमों के चलने की और किसी भारी चीज के घसीटे जाने की। विक्रम ने जब जूम करके देखा तो पाया कि सभी प्रतिभागी अब हिल नहीं रहे थे। वे एक ही मुद्रा में हाथ जोड़कर फर्श पर बैठे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हों। उनकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। सर, सब शांत हो गए हैं, असिस्टेंट ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने माइक उठाया और चिल्लाया, हेलो आर्यन, नेहा, कोई जवाब दो। लेकिन दूसरी तरफ से केवल एक ही आवाज आई, एक धीमी डरावनी हंसी जो किसी इंसान के फेफड़ों से नहीं निकल सकती थी। ये भाग 4 का वो अति विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण है, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और तंत्र शक्ति का खौफनाक तांडव पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होता है। हवेली के बाहर का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन रात के सन्नाटे को चीर रहे थे। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंच चुके थे। विक्रम मल्होत्रा को उसकी ओबी वैन से खींचकर बाहर निकाला गया। कमिश्नर ने उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ते हुए कहा, विक्रम, ये जो स्क्रीन्स पर दिख रहा है, अगर ये सच है तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। दरवाजे खोलो, अभी के अभी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो पागलों की तरह कीपैड पर उंगलियां चला रहा था। सर, कोड काम नहीं कर रहा, सिस्टम लॉक हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली मेरी मशीन से नहीं बल्कि हवेली की दीवारों से आ रही है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने हाइड्रोलिक कटर और भारी कुल्हाड़ियों के साथ मुख्य द्वार पर हमला बोला। यह दरवाजा महज सागवान की लकड़ी और लोहे की पत्तियों से बना था, जिसे किसी भी आधुनिक मशीन से 2 मिनट में तोड़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही पहली कुल्हाड़ी दरवाजे पर पड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। कुल्हाड़ी चलाने वाला जवान 10 फीट पीछे जा गिरा, जैसे उसे किसी हाई वोल्टेज बिजली के तार ने छुआ हो। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। गैस कटर की नीली लपटें जैसे ही लोहे के करीब जाती, वे बुझ जाती। वहां मौजूद हर व्यक्ति को महसूस हो रहा था कि हवेली ने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। अंदर से आने वाली चीखें अब धीमी हो गई थीं और उनकी जगह एक भारी लयबद्ध धप धप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल हृदय हवेली के भीतर धड़क रहा हो। करोड़ों लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। प्रशासन ने ब्रॉडकास्ट रोकने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल हाईजैक हो चुके थे। सैटेलाइट्स को कोई और ही शक्ति नियंत्रित कर रही थी। मॉनिटर नंबर 2 पर जहां अभिषेक नाम का प्रतिभागी था, वहां का दृश्य सबसे भयावह था। अभिषेक ने अपनी कमीज फाड़ दी थी। उसके सीने पर अपने आप गहरे घाव उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चाकू से उस पर कुछ लिख रहा हो। कैमरे ने जूम किया तो दर्शकों की रूह कांप गई। उसके सीने पर 15/15 लिखा जा रहा था। ये एक गिनती थी। उस अप्राचीन जमींदार को अपनी साधना पूरी करने के लिए 15 बलि की जरूरत थी, और आज रात उसे वो मिल गई थीं। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खुली और फिर जोर से बंद हुईं। अंदर के कैमरों ने वो दिखाया जो कोई इंसान नहीं देखना चाहता था। नेहा का अंत। हवा में लटकी नेहा का शरीर अचानक 2 हिस्सों में बंटने लगा, जैसे उसे 2 विपरीत दिशाओं में खींचा जा रहा हो। उसका चेहरा खौफ से विकृत था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू के बजाय काला गाढ़ा तरल ब्लैक ऊज बह रहा था। आर्यन की हार। वो बॉक्सर जो लोहे की सलाखें मोड़ सकता था, अब फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके ब्रेसलेट से नीली लपटें निकल रही थीं, जो उसकी खाल को जलाकर हड्डियों तक पहुंच गई थीं।
वो अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा था ताकि उस ब्रेसलेट से छुटकारा पा सके, पर उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। विक्रम घुटनों के बल गिर गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने टीआरपी के चक्कर में किस शैतान को दावत दी थी। वो पैनिक बटन, जिसे उसने एक मजाक समझा था, अब उन प्रतिभागियों के शरीर से उनकी रूह खींचने का यंत्र बन चुका था। हर बार जब कोई बटन दबता, कैमरे की स्क्रीन पर एक तेज सफेद रोशनी चमकती और उस प्रतिभागी का शरीर बेजान होकर गिर पड़ता। सुबह के 3:30 बजते बजते हवेली के भीतर की हर हलचल शांत हो गई। सभी 15 मॉनिटर्स पर अब केवल लाशें थीं। कोई छत से लटका था, कोई फर्श पर औंधा पड़ा था और कोई दीवार के सहारे बैठा था। सबकी आंखें खुली थीं और वे सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे, जैसे वे दर्शकों को अपनी मौत का गवाह बना रहे हों। बाहर खड़ी भीड़ और अधिकारी सन्न थे। तभी हवेली के भीतर से एक ठहाका गूंजा। ये वही जमींदार की रूह थी जिसकी साधना आज पूरी हुई थी। हवा में उड़ती हुई धूल ने एक आकृति बनाई और देखते ही देखते हवेली के ऊपर का आसमान खून जैसा लाल हो गया। विज्ञान हार चुका था, कानून लाचार था और मानवता ने उस रात अपने सबसे बुरे डरावने सपने को सच होते देखा था। जैसे ही क्षितिज पर सूरज की पहली लालिमा दिखाई दी, काली कोठी के आसपास का तापमान सामान्य होने लगा। वो अदृश्य दीवार जिसने रात भर पुलिस और प्रशासन को रोक रखा था, अचानक गायब हो गई। हवेली का वो भारी दरवाजा, जो गैस कटर से भी नहीं कट रहा था, अब अपनी मर्जी से चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से भी बदतर था। हवा में सड़े हुए मांस और जलते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गंध बसी हुई थी। जब मेडिकल टीम और पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए तो उनकी चीखें निकल गईं। फर्श पर बिखरा खून अभी भी ताज़ा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो खून फर्श पर ऐसे फैला था जैसे किसी ने उससे कोई यंत्र बनाया हो। पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी ली। आर्यन की लाश उसके कमरे के कोने में मिली। उसके हाथ अभी भी उस पैनिक बटन पर जमे हुए थे जो अब उसकी खाल का हिस्सा बन चुका था। नेहा छत से लटकी मिली, लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी। उसका शरीर छत की लकड़ी में इस तरह धंसा हुआ था जैसे वो वहीं पैदा हुई हो। सबसे हैरान करने वाली बात समीर के कमरे में थी। समीर की लाश गायब थी। वहां केवल उसकी वर्दी और उसका वो ब्रेसलेट पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, 15वां सदस्य मिल गया। कंट्रोल रूम में बैठे विक्रम मल्होत्रा को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो सुध-बुध खो चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो लगातार बुदबुदा रहा था। वो कैमरे में नहीं था, वो कैमरे के पीछे था। विक्रम मल्होत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। उस पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और सबसे महत्वपूर्ण, मानव बलि को बढ़ावा देने का आरोप लगा। कोर्ट में जब शो की वो लाइव फुटेज पेश की गई तो जज ने उसे देखने के 10 मिनट के बाद ही गैलरी खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो फुटेज किसी भी सामान्य इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी। विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल जाने के कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि विक्रम ने अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। उसके शव के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर वैसे ही नाखूनों के निशान थे जैसे नेहा के चेहरे पर दिखे थे। उसने अपनी ही उंगलियों से दीवार पर लिखा था, टीआरपी पूरी हुई। सरकार ने उस हवेली को पूरी तरह सील कर दिया। उसके चारों ओर 20 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई और उसे नो विजिट जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी शांतिपुर के लोग उस हवेली की ओर पीठ करके चलते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल उस तारीख को, जब ये मौत का खेल शुरू हुआ था, हवेली की खिड़कियों से नीली रोशनी निकलती है। वहां से 15 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं जो आज भी उस पैनिक बटन के दबने की आवाजें निकालती हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि उस रात जिन लाखों लोगों ने वो शो लाइव देखा था, उनमें से कई लोगों ने शिकायत की कि उनके टीवी स्क्रीन पर आज भी कभी-कभी धुंधली सी आकृति दिखाई देती है जो उनसे पूछती है, क्या तुम अगला हिस्सा बनना चाहोगे? मौत का खेल केवल एक रियलिटी शो नहीं था, बल्कि वो आधुनिक इंसान के लालच और प्राचीन शक्तियों के बीच की उस सीमा का उल्लंघन था जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए था। 15 जिंदगियां खत्म हो गईं, एक साम्राज्य ढह गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा डर जो पीढ़ियों तक शहर की फिजाओं में गूंजता रहेगा। हवेली आज भी खड़ी है, शांत, वीरान और भूखी। वो अगले विक्रम मल्होत्रा का इंतजार कर रही है, क्योंकि उस हवेली के लिए खेल कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।